स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। इस दिन भी सुबह मैं उनके आवास पर जाता था तो आवास पर गया। मेरे विचार से वो नहीं चाहते थे कि बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हो। तो किसी सीएम के पास उस समय कौन से स्टेप्स होते हैं? मतलब जैसे ये हुआ तो जाहिर सी बात है कि डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जो एसपी हैं, तो क्या उस समय उनको कोई निर्देश दिए जा रहे थे? उनकी फ़ोन से अडवाणी जी से बात हुई। उनकी फ़ोन भैरव सिंह शेखावत जो उस समय मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, उनसे चर्चा हुई और दोनों से उन्होंने ये कहा, दोनों से, कि मैंने आप लोगों को मना किया था कि तुम लोगों को इकट्ठा मत कीजिए, कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम इन लॉ एंड ऑर्डर इज टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ब्यूरोक्रेसी इंडिपेंडेंट ऑफ पॉलिटिकल कंसिडरेशंस काम करे तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन एनफ पावर्स। यानी कि ये डिसीजन कहीं हायर लेवल पे लिया जा रहा है, ये डीएम का डिसीजन नहीं है। देखिए, बाबरी मस्जिद के बाद तो पूरा माहौल ही बदल गया, काफी दिन तक वो माहौल बदला रहा। वेलकम टू आईएएस बिहाइंड द सीन्स एपिसोड 2 में, और आज हमारे साथ हैं मिस्टर अनिल स्वरूप सर, फॉर्मर कोल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। आजाद भारत के इतिहास की राजनीति में एक मेजर टर्निंग पॉइंट कहे जाने वाले बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के समय क्या एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल चैलेंजेस थे? अगर अपने अनुभवों को कोई आपसे साझा करे जो वाकई उस समय उत्तर प्रदेश के सीएम कल्याण सिंह जी के साथ थे। मिस्टर अनिल स्वरूप was Director Informations in UP government at that point of time. Welcome to the session, sir. ये सेशन काफ़ी इंटेंसिव होने वाला है। सो शुरू करते हैं पहले सवाल से, सर। क्या हुआ 6 दिसंबर 1992? जैसा जग जाहिर है कि 6 तारीख को एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, बाबरी मस्जिद डेमोलिशन हुआ, और मैं उस समय उन दिनों कल्याण सिंह जी जो मुख्यमंत्री थे यूपी के, उनका डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन था। तो मेरा प्रमुख रूप से कार्य ये रहता था कि उस समय टेलीविज़न चैनल तो थे नहीं, तो जो अखबारों में छपता था उसके बारे में उससे सुबह में जाके उनसे चर्चा करता था। ये छुट्टी का दिन था 6 दिसंबर, और लेकिन मेरे लिए तो सुबह मैं रोज़ सुबह जाके उनको ब्रीफ करता था प्रेस के बारे में जो भी कवरेज होती थी। इस दिन भी सुबह मैं उनके आवास पर जाता था तो आवास पर गया तो अन्य जैसे दिनों में वो लोगों से घिरे रहते थे। इस दिन वो अकेले बैठे थे ड्राइंग रूम में, और जब मैं प्रवेश किया तो उस समय थोड़ा परेशान लग रहे थे। तब तक डिमोलिशन तो नहीं हुआ था, लेकिन वो चिंतित थे, जो इतने लोग इकट्ठे हुए थे तो थोड़ा चिंता थी उनको। और फिर मैं दिन में उनके साथ रहा। इसी बीच वो खबर भी आई डिमोलिशन की, और वो काफ़ी डेवस्टेटेड थे, काफ़ी दुखी थे जब उनको खबर आई। सामान्य धारणा यह है कि वो स्वयं उसमें रहे, साथ में उनका ये मंशा थी कि शायद बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हो। मेरा जो उनके साथ अनुभव था वो थोड़ा भिन्न था। मेरे विचार से वो नहीं चाहते थे कि बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हो। वो प्रयासरत थे कि किसी प्रकार से इसका कोई एक सोल्यूशन निकले, और सोल्यूशन वही था जो अंततः सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि कहीं एक अन्य जगह पर भव्य मस्जिद बने और इस स्थल पर एक अच्छा मंदिर बने। यही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, और इसी प्रयास में कल्याण सिंह जी भी लगे हुए थे। उस समय वो कई ग्रुप से चर्चा भी कर रहे थे, और उनका प्रयास यही था कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को समझाएं कि भाई आप इसमें इतने वर्षों से नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, तो अब आपके लिए मस्जिद तो बची नहीं, क्योंकि सामान्य रूप से भी अगर 12 साल से ज़्यादा नमाज नहीं पढ़ी जाती है कहीं, तो मस्जिद तो रहती नहीं है, तो वो एक ढांचा रह गया है। तो उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप इस पे क्यों लगे हुए हैं, हमारी आस्था का प्रश्न है, हम आपके लिए अच्छी मस्जिद बनवाएंगे कहीं जहाँ आप बताएंगे, अच्छा स्थान देंगे, लेकिन इसको आप यहाँ राम मंदिर बनने दीजिए। और जो मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है उस समय की, वो कई लोगों को कन्विंस भी कर लिया था उन्होंने, और इसमें प्रयासरत थे। वो मेरे विचार से नहीं चाहते थे कि इस प्रकार से इसका डिमोलिशन हो। तो ये कहना कि वो उसमें डायरेक्टली एंगेज थे, इन्वॉल्व थे, मेरे विचार से उचित नहीं है। अपनी पुस्तक नॉट जस्ट ए सिविल सर्वेंट में मैंने इसके बारे में लिखा भी है विस्तार से। सर, इसकी डिटेल में जाना चाहेंगे। आपने कहा कि मॉर्निंग में यू वर द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने बताया, उससे पहले मैंने बताया नहीं उनको खबर तो फोन से मिली। फोन से खबर? उस समय मोबाइल फोन्स तो थे नहीं। टेलीफोन पे उनको खबर मिली कि ये जो है डिमोलिश हो गई है, कि उस समय ऐसे लाइव टीवी चैनल्स भी नहीं होते थे कि आपने टीवी चैनल खोल के देख लिया कि डिमोलिशन हो रहा है। फोन से उनको खबर मिली कि वो
पहला डोम जो है वो गिर गया है। उसके बाद फिर बाकी। तो किसी सीएम के पास उस समय कौन से स्टेप्स होते हैं? मतलब जैसे ये हुआ तो जाहिर सी बात है कि डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जो एसपी हैं, तो क्या उस समय उनको कोई निर्देश दिए जा रहे थे? उस समय जब एक बार विध्वंस हो गया फिर तो कोई निर्देश का बचा ही नहीं था। मतलब जो पर्पस जो उस समय एक्टिविटी थी वो तो कंप्लीट हो गई। इसका मतलब अगर जो भी चाह रहा था या नहीं चाह रहा था वो विध्वंस हो गया। फिर तो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के इशू बचा था कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन किया जाए। लेकिन उनका पहला रिएक्शन ये था जब उनको मालूम पड़ा कि अब मैं रिजाइन कर दूंगा चीफ मिनिस्टरशिप से। इनफैक्ट उन्होंने मुझसे कहा कि एक कागज़ लेकर आओ अनिल। मैं कागज़ लेके गया और उन्होंने अपने हाथ से रेजिग्नेशन लेटर लिखा। बाद में वो टाइप हुआ था। मेरे सामने उन्होंने लिखा कि जो भी कुछ हुआ है इसकी संपूर्ण उत्तरदायित्व मैं लेता हूँ। किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति को इसके लिए उत्तरदायी ना ठहरा जाए। देखिए बहुत कम ऐसा होता है कि कोई पॉलिटिकल लीडर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप ले ले, जबकि वो इसके उनकी व्यक्तिगत मंशा ये नहीं थी कि ये हो। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी इसमें मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और उन्होंने अपना रेजिग्नेशन भेजा। लेकिन ये भी कहा जाता है सर कि लीडर के समय में अगर कुछ होता है सो दैट इज़ नॉट जस्ट अबाउट मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि आपने एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि सरकारी महकमे का कैसे प्रयोग किया। यानी कि उससे पहली रात या उससे कुछ पहले दिनों से जब बिल्डअप चल रहा था, इंटेलिजेंस की भी खबरें रही होंगी, तो तब भी वो सब होता रहा। तो मतलब देयर वाज अ ह्यूज। मुझे व्यक्तिगत रूप से तो जानकारी नहीं है क्योंकि मेरा जॉब नहीं था उनके साथ रहकर ये जानकारी करना कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ मैंने सुना वो इस बात में प्रयासरत थे और वो प्रयासरत ये थे कि वहाँ पे ऐसी व्यवस्था की जाए कि कोई गड़बड़ी ना हो। लेकिन वो स्पर ऑफ द मोमेंट जो मेरी व्यक्तिगत समझ है कि जो हुजूम इकट्ठा हुआ, इतने लोग इकट्ठे हुए और एक बार हो गया तो उस पैशन में आके वो हो गया। या तो अगेन ये मैं अपना बाद में मैंने सोचा या तो पूर्व में इतने लोगों को इकट्ठा ना होने देते वहाँ पर। अगर इतने लोग इकट्ठे हो गए और ऐसा वाकया होता है तो आप कुछ नहीं कर सकते उस समय। सामान्य रूप से जैसे पूर्व में भी हुआ, कुछ मुख्यमंत्रियों ने किया कि ये प्रयास किया कि लोगों को वहाँ ना इकट्ठा होने दिया जाए। एक बार लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो उसके बाद क्या क्राउड मॉब में परिवर्तित हो जाता है उस पर नियंत्रण करना बहुत कठिन होता है। तो एक बार वो इकट्ठा हो गए थे। मुझे इस बात का स्मरण है कि जब वो उनकी फ़ोन से अडवाणी जी से बात हुई, उनकी फ़ोन भैरव सिंह शेखावत जो उस समय मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, उनसे चर्चा हुई और दोनों से उन्होंने ये कहा, दोनों से, कि मैंने आप लोगों को मना किया था कि इतने लोगों को इकट्ठा मत कीजिए। ये मुझे शब्द उनके याद हैं। मैंने आप लोगों को मना किया था इन लोगों को इकट्ठा ना कीजिए। मेरा प्रयास था कि कुछ ना हो, लेकिन जब इतने लोग इकट्ठे हो गए तो कुछ भी हो सकता था। तो एज चीफ मिनिस्टर लोग ये कह सकते हैं कि वो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने खुद क्यों इकट्ठा होने दिया। लेकिन होता क्या है, जो अगेन ये मेरी एनालिसिस है कि इस प्रकार की व्यवस्था में खाली चीफ मिनिस्टर निर्णय नहीं लेता है, वो एक लार्जर जो पर्सपेक्टिव था उसके पार्ट थे। वो इसको रेजिस्ट कर रहे थे जैसा मैंने समझा, लेकिन शायद उनको उनके पार्टी वालों ने या उनके हाईकमांड ने वो रूल कर दिया और ये वाकया हो गया। उनका व्यक्तिगत रूप से वो इसके विरोध करते थे, व्यक्तिगत रूप से। चूंकि देखिए मैंने उनको जो मैंने खाली बाबरी मस्जिद के परिप्रेक्ष्य में तो उनको देखा नहीं, लेकिन जितना वो प्रयास उत्तर प्रदेश के विकास का कर रहे थे तो उनको ये आशा बंधी थी कि अगर वो 5 वर्ष रहेंगे तो इसमें कायाकल्प करेंगे, वो सुधार करेंगे यूपी में। वो उस ओर लगे हुए थे और साथ ही साथ ये प्रयासरत थे कि बाबरी मस्जिद का भी कोई समाधान निकल आए। लेकिन उनका समाधान ये नहीं था कि उसको गिरा दिया जाए। कारण बड़ा सिंपल है, अगर कोई भी व्यक्ति उनकी जगह होता, कौन चाहेगा कि मैं मुख्यमंत्री हूं। उनको पता तो था ही कि अगर ये गिरी तो उनकी सरकार तो जाएगी। कौन चाहेगा कि उनकी सरकार चली जाए। और शायद इसी वजह से वो प्रयास कर रहे थे कि लोग इकट्ठे ना हो, और इसी वजह से वो थोड़े नाराज थे दोनों से। उन्होंने फ़ोन पर कहा कि मैंने आपको मना किया था इतने लोग इकट्ठा ना करें। इसका बैकग्राउंड भी ये था कि उससे पूर्व जुलाई में, ये तो दिसंबर में हुआ, जुलाई में भी लोग इकट्ठे हुए थे और कोई वाकया नहीं हुआ। तो कई लोग ये जस्टिफाई करते थे कि तब नहीं हुआ था तो अभी भी नहीं होता। तो ये सब कंजेक्चर्स हैं। अब हम आज बैठकर उसकी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उस समय की व्यवस्था ये थी कि पहली चीज में मेरा व्यक्तिगत मत ये था और मैंने पुस्तक में भी लिखा है
कि कल्याण सिंह जी ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि बाबरी मस्जिद को इस तरीके से गिराया जाए। वो ये अवश्य चाहते थे कि अन्य जगह पर बाबरी मस्जिद बने और यहाँ मंदिर बने, जो कि अंततः जैसे मैंने पूर्व में कहा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी हुआ। ओके, एंड बीइंग डायरेक्टर इंफॉर्मेशन, सो आपकी तरफ से गवर्नमेंट की जो ब्रीफिंग थी, मतलब वो प्रेस के लिए गई होगी उसी दिन या उससे नेक्स्ट डे, या उस दिन कोई औपचारिक ब्रीफिंग नहीं गई, क्योंकि सरकार तो गिर गई। तो सरकार की तरफ से क्या हुआ, प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज हो गया। बट मीडिया तो आपको चेस कर रही मीडिया सब अयोध्या में था। ओके, मीडिया लखनऊ में कोई मीडिया नहीं था, सब मीडिया अयोध्या में था। तो किसी मीडिया ने मुझे चेज नहीं किया। और उसके बाद तो फिर इशू लॉ एंड ऑर्डर का हो गया कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन किया जाए। तो मीडिया मैनेजमेंट का तो कुछ बचा नहीं था, क्योंकि उसके बाद आप मीडिया से कौन इंटरेक्ट कर रहा है, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो गया। फिर प्रेसिडेंट की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना कैसे किया जाए, क्योंकि इसके रिपरकशंस पूरे देश में हुए। सर, एक विचारक है मिस्टर पॉल ब्रास, तो उनका कमेंट्री है कि इंडिया में जो कम्युनल राइट्स हैं, सो दे आर नॉट स्पॉन्टेनियस। मतलब लार्जर कंटेक्स्ट में, जैसे आपने कहा ना, लार्जर पर्सपेक्टिव में कल्याण सिंह जी वॉज जस्ट वन एंगल, और उनकी भी अपनी लिमिटेशंस थी। तो ऐसी पॉल ब्रास कहते हैं कि कम्युनल राइट्स भी लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो प्लान्ड होते हैं, देयर मे बी एक्सेप्शंस मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उसके बाद की जो गतिविधियां थी, क्योंकि उस समय भी आप यूपी के में एक टॉप ब्यूरोक्रेट थे, तो उस समय की गतिविधियों पर आप कुछ बताना चाहेंगे? आप सही कह रहे हैं कि बाय एंड लार्ज कम्युनल टेंशन जी लीड्स टू कम्युनल क्लैशेस। जी, कम्युनल टेंशन का मैनेजमेंट जो है वो पॉलिटिकली हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन तो उस पर लिड रखता है कि उनको, अगर पॉलिटिकली इसको मिसमैनेज किया जाता है तो कम्युनल राइट्स कई बार इट मे सूट सर्टन पॉलिटिकल पार्टीज टू हैव अ कम्युनल सिचुएशन, सो दे डू दैट। बट मेरा ये मानना एज एडमिनिस्ट्रेटर था, क्योंकि मैं जिले में था उससे जस्ट पहले, जब ये राम जन्मभूमि का एजुटेशन चल रहा था। एडमिनिस्ट्रेशन का काम यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनली उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स इन इट, ही शुड डू इट। और मैंने ये व्यक्तिगत रूप से देखा, क्योंकि मैं डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन बनने से पहले जब जिले में था, उस समय मेजर एजुटेशन चल रहा था राम जन्मभूमि का, और जिस जिले में मैं पोस्टेड था वहाँ भी इसका काफ़ी टेंशन था। लेकिन शायद वहाँ पे चूंकि हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट थे, रिस्पेक्टिव इन पॉलिटिकल एफिलिएशंस, जो पॉलिटिकल पार्टी के हों, तो वहाँ पे हम लोगों को ना राइट हुआ, मुझे तो वहाँ कर्फ्यू भी नहीं लगाना पड़ा। तो मैं स्पष्ट रूप से कहता था कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम इन लॉ एंड ऑर्डर इज टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नोबडी एल्स, नो पॉलिटिकल पार्टी, दे कांट बी एनी पॉलिटिक्स इन इट। अगर इसमें पॉलिटिक्स घुसी एडमिनिस्ट्रेशन में इन मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, तो ट्रबल होगी। जैसा आजकल के जब मैं इंस्टेंसेस देखता हूँ कई, तो मुझे लगता है शायद जो एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था वो नहीं लिया। देखिए, पॉलिटिशियन तो अपनी पॉलिटिक्स के लिए काम करेगा ही, ये नेचुरल है उसके लिए जी। हम उसे राइट और रॉन्ग कह सकते हैं। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन दैट। मेरा काम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर है कि मुझे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, उसके लिए मुझे जिसके अगेंस्ट एक्शन लेना हो वो लेना होगा। अगर पब्लिक में ये मैसेज चला गया कि ये एडमिनिस्ट्रेटर जो है ये चिंता नहीं करता कौन इस पार्टी का उस पार्टी का एक्शन लेता है, तो उस इकबाल से वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक रहेगी। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम, जैसे आपने बताया कि प्लान्ड होता है, ये प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करता है तो पॉलिटिशियन करता है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की प्लानिंग ये नहीं होनी चाहिए कि जो भी लॉ को अपने हाथ में लेता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज पॉलिटिकल एफिलिएशन, एक्शन होना चाहिए। मैं उदाहरण देना चाहूँगा, जब ये राम जन्मभूमि एजुटेशन चल रहा था, उस समय मैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लखीमपुर खीरी था, तो वहाँ एक मर्डर हो गया। मर्डर के बाद जो रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष थे, यानी कि जिला अध्यक्ष, वो एक फ्यूनरल प्रोसेशन निकालना चाहते थे। इट वॉज ए रेसिपी फॉर डिजास्टर, लेकिन वो रूलिंग पार्टी के थे। जब कहा उन्होंने, तो हमने कहा भाई हम परमिशन तो नहीं देंगे आपको इसको निकालने की। बोले हम निकाल लेंगे, मैंने कहा हम तो नहीं निकालने देंगे। जब ये बात बढ़ गई तो हमने उनको अरेस्ट कर लिया। अब देखिए, हमने रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष को अरेस्ट कर लिया, बड़ी बात। अगर नहीं अरेस्ट करते तो डेफिनेट प्रॉब्लम होती। अरेस्ट कर लिया। शाम को मुख्यमंत्री का फोन मेरे पास आया, उन्होंने कहा कि डीएम साहब आपने क्या किया। मैंने उनको बताया कि मैंने आपके अध्यक्ष को, जी हाँ। बोले हाँ बताया, आपने क्यों किया उनको अरेस्ट। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया। बोले उनको छोड़ नहीं सकते। मैंने कहा साहब आपकी सरकार है,
अगर हम उनको छोड़ेंगे तो कल राइट हो जाएगा यहाँ पे, उसकी कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? सर आपकी बदनामी होगी। नहीं कुछ तरीका निकालिए उनको छोड़ने का, ये उनके शब्द हैं। तो मैंने कहा साहब आप उनसे बात कीजिए, उनको समझाइए कि फ्यूनरल प्रोसेशन निकालने की क्या जरूरत है, अगर निकालेंगे तो यहाँ डेफिनेट राइट हो जाएगा। तो उन्होंने कुछ सुना नहीं, उन्होंने फ़ोन रख दिया। तो मैंने कहा कि अब मेरा ट्रांसफ़र हो ही जाएगा। लेकिन आप देखिए क्या होता है, अगले दिन मुझे फ़ोन आता है और मुझे बताया जाता है कि वो तैयार हैं फ्यूनरल प्रोसेशन ना निकालने के लिए। ना एक बहुत बड़ा डिसीजन, हमने उनको रिलीज़ कर दिया। 2 महीने बाद उन्हीं चीफ मिनिस्टर ने, जो मुझसे नाराज़ थे इस बात पे, मुझे अवार्ड किया एज वन ऑफ द फाइनेस्ट कलेक्टर्स। तो उससे कुछ वर्ष पूर्व जब मैं एसडीएम था तो मेरा इसी प्रकार के एक इशू पर मेरा ट्रांसफ़र हो गया था। तो प्रश्न ये है कि जो अवार्ड, रिवॉर्ड, पनिशमेंट होना वो अपनी जगह पर है, लेकिन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको वो काम जो दिया गया है वो करना चाहिए। अब यहाँ पे कई इंसिडेंट्स हुए अभी कुछ दिनों पूर्व, जैसे जेएनयू में इंसिडेंट हुआ जी, वहाँ पुलिस बाहर खड़े हुए देख रही है। पुलिस का काम है कि अगर कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी पार्टी का है, लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले रहा है तो एक्शन लेना चाहिए, ठीक है ना। इसी तरह हापुड़ में इंसिडेंट हुआ जी, जहाँ पे एक लड़की को जला दिया गया, उसकी लड़की के साथ रेप हुआ, उसका रातों रात उसका क्रियाकर्म कर दिया गया, उसमें प्रॉब्लम हुई। एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या सही काम किया? ये प्रश्न एडमिनिस्ट्रेटर को पूछना है, वो पॉलिटिक्स से अलग होगा। मेरा स्पष्ट मानना है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिक्स को अलग रख के कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस को फॉलो करे तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम उतनी नहीं होगी। अगर जनमानस में ये विचार आया कि ये बायस्ड है एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, तो चांसेस आर प्रॉब्लम और आगे बढ़ेगी। ये संभव है कि उस आदमी का ट्रांसफर हो, मेरा भी ट्रांसफर हुआ, ये संभव है ट्रांसफर हो, लेकिन इट इज वर्थ टेकिंग ए ट्रांसफर देन नॉट डूइंग योर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ एन ऑफिसर। तो अब जैसे हमने स्टार्ट किया था बाबरी मस्जिद से, बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन वाज ए कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस। एग्जैक्टली, इट हैपेंड सडनली, बट होल प्रोसेस हैड बीन गोइंग ऑन। अब उस प्रोसेस में एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है तो कहना बड़ा मुश्किल है, तो पूरी पॉलिटिक्स थी। एडमिनिस्ट्रेटर का काम है कि उसको मैनेज करना है जो भी उससे स्थिति दी गई है। बहुत सारी स्थिति ऐसी होती है जो आपने नहीं बनाई है। अब जब राम जन्मभूमि जो एजिटेशन हो रहा था, वो किसी एडमिनिस्ट्रेशन का काम थोड़ी ना था, वो तो पॉलिटिक्स थी। एडमिनिस्ट्रेशन का काम ये था कि उस सिचुएशन को कैसे बेस्ट मैनेज करे जिससे लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान ना हो और लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। सो इसी से सर, जैसे अगर हम अयोध्या की बात करें तो वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, सो वैसे तो कभी ऐसे बात नहीं की जाती कि ये ना होता तो क्या होता, बट अगर इसी बात को एनालाइज ऐसे करें कि अगर ब्यूरोक्रेसी इंडिपेंडेंट ऑफ पॉलिटिकल कंसिडरेशंस काम करे तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन एनफ पावर्स, मतलब वो अपना काम सही से कर सकते हैं। तो क्या उस सिचुएशन में, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक बाबरी है, टर्निंग पॉइंट इन इंडियन पॉलिटिक्स है, तो क्या वहां पर वो एवर्ट हो सकता था? देखिए, जिस हिसाब से माहौल बन गया था, ये बात डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ से बाहर चली गई थी। क्योंकि इसमें सीधे डिसीजंस एट दी हाईएस्ट लेवल हो रहे थे। फॉर एग्जांपल, इतने लोगों को वहां इकट्ठा करना परमिट किया जाए ना किया जाए, ये डिसीजन खाली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हो ही नहीं सकता। मेरे विचार से था भी नहीं। जैसे कल्याण सिंह जी ने जब कहा अडवाणी जी से या भैरव सिंह शेखावत, यानी कि ये डिसीजन कहीं हायर लेवल पे लिया जा रहा है, ये डीएम का डिसीजन नहीं है। उस स्थिति में मान लीजिए मैं वहां का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता फैजाबाद में, तो मैं जितनी फॉर्मली एडवाइस कर सकता था डिसीजन मेकर को करता कि ये उचित नहीं होगा, क्योंकि लोगों का इकट्ठा होना लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, लोगों के इकट्ठे होने से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती है। एग्जैक्टली। देखिए, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हम वो सब चीज करेंगे जिससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा सके, लेकिन कई ऐसे प्रकरण आते हैं जिसमें आपके बियॉन्ड है डिसीजन जी, वो आप उस पर आपका नियंत्रण नहीं है। तो कई ऐसे मेरे टाइम पे भी आए कि मेरा काम है कि जो भी डिसीजन मेकर है, अगर मुझे डिसीजन लेना है तो मैं तो क्लियरली ले लूंगा डिसीजन, ये नहीं करूंगा। लेकिन मान लीजिए मेरा डिसीजन है ही नहीं, तो जो भी डिसीजन मेकर है उसको मैं एडवाइस करूंगी साहब ये उचित नहीं होगा, और वो कई बार मानते थे, कई बार नहीं मानते थे, ये तो उनके ऊपर है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, चूंकि आपने कहा कई डिसीजंस ऐसे होते हैं जिसमें आप अपनी बात अगर सही प्रस्तुत करें। मेरे अपने कार्यकाल में
मैंने 90% ऐसे केसेस थे जहां मैंने पॉलिटिशियन जो बताया उन्होंने बात ही में मेरी बात मानी। ओके 10% ऐसे थे जिसमें उन्होंने नहीं मानी, वो ठीक है, ये प्रजातंत्र है भाई, अल्टीमेट डिसीजन उनको बताना है। लेकिन मेरी उपयोगिता उपादेयता इसी में है कि मैं सही तरीके से अपनी बात को प्रस्तुत करूं जिससे वो मान लें। लेकिन कई बार उनके कंसिडरेशंस अलग होते हैं नेताओं के, वो हमें ओवररूल कर सकते हैं, और किया है, मुझे भी किया है, तो हमें मानना पड़ेगा भाई। हम अगर कोई कहे कि आपने क्यों नहीं किया, भाई मेरा काम तो उनको एडवाइस करना है ना, क्या मैंने सही प्रकार से एडवाइस किया या नहीं किया, ये महत्वपूर्ण विषय है। क्या मैं अपनी बात उन तक कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं। कई ऐसे प्रकरण आए जहां लोग समझते थे आप क्यों बोले, मैं बोल देता था कि साहब ये ठीक होगा। कई बार मानते थे, कई बार नहीं मानते थे। कल्याण सिंह जी के प्रकरण में मुझे याद है, शुरू में मैं वहां पहुंचा था तो एक चर्चा चल रही थी, उसमें मैंने उनको एडवाइस दिया, शुरू में मुझसे नाराज हो गए, और जब नाराज हो गए तो मेरे बराबर में चीफ सेक्रेटरी खड़े थे, मुझे चुप रहने को कह रहे थे, और उसके बाद फिर उन्होंने खुद ही चिंतन करके मुझसे कहा, अनिल तुम ठीक कह रहे हो। फिर उन्हीं चीफ सेक्रेटरी ने एकदम अपना हाथ पीछे किया, हाँ सर बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये कल्याण सिंह जी को याद था। तो मेरे विचार से किसी भी अधिकारी को अपना बिल्कुल सही तरीके की जो एडवाइस वो समझते हैं वो देनी चाहिए, बाकी जो फाइनल डिसीजन उसको फिर फॉलो करना चाहिए। एक इस पे पॉइंट आता है सर, जैसे किसी लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में मेजोरिटेरियनिज्म बढ़ता है तो उसका इन्फ्लुएंस ब्यूरोक्रेसी पर भी होता ही है, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो ऐसे में बायस इन एडमिनिस्ट्रेशन इज अ नेचुरल फेनोमेना एंड इट इम्पीड द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में मतलब आपका इससे कैसे? देखिए नेसेसरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है, ये दबाव हो सकता है, मेरे ऊपर तो नहीं आया कभी दबाव, लेकिन हो सकता है दबाव आता हो लोगों। सर दबाव और रुझान देखिए दो बातें हैं। रुझान तो तब आएगा जब आपका इंक्लिनेशन हो। तो वही तो अगर आप जब ब्यूरोक्रेट बनते हैं तो आप कपड़े दूसरे होते हैं, आपके व्यक्तिगत नहीं है, तब आपको पूर्णतः उससे ऑब्जेक्टिवली देखना है इशू को, तब आप अपने व्यक्तिगत प्रेजुडिसेस को वहां नहीं ला सकते। और अच्छा सिविल सर्वेंट वही होता है जो अगर कोई उसके प्रेजुडिसेस हैं उनको अलग रखे और ऑब्जेक्टिवली तटस्थ रूप से हर सिचुएशन को देखकर जो प्रशासन के हित में हो, जो जनसाधारण के हित में हो, उस कार्य को करे। ये उसका दायित्व है। कई बार नहीं कर पाते लोग, लेकिन प्राइमरली ये आवश्यक है और ये संभव भी है। एक बार किसी ऑफिसर की रेपुटेशन ये बन जाती है कि ये तटस्थ रहता है, ये ऑब्जेक्टिव रहता है और ये शासन के हित में कार्य करता है, जनसाधारण के हित में कार्य करता है, तो फिर अगर कहीं समस्या आती है तो उसको ही चयनित किया जाता है वहाँ समाधान के लिए। मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये बताता है कि मुझे कई ऐसी पोस्ट पर भेजा गया जहाँ मुझे आइडिया नहीं था क्यों भेजा जा रहा है। फिर लोगों ने मुझे बताया कि इस वजह से भेजा जा रहा है, क्योंकि वो समझते हैं कि आप डिलीवर कर लेंगे, आप ऑब्जेक्टिवली डिलीवर कर देंगे, आप बिना किसी बायस के डिलीवर कर देंगे। तो चाहे मुझे कोल सचिव बनाया गया हो या मुझे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में पोस्ट किया गया हो, मुझे यही बताएगा कि इस वजह से आपको पोस्ट किया जा रहा है। नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन वो एक अफसर का रेपुटेशन बन जाती है कि ये तटस्थ रहते हैं, ये ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देखते हैं और एफिशिएंटली करने का प्रयास करते हैं। दूसरे तरीके के भी अफसर होते हैं जो नेता कहेगा वो बात कह देंगे, वो भी कई वैसे भी सफल होते हैं। ये एक चॉइस है एडमिनिस्ट्रेटर के सामने, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के सामने, कि वो किस रास्ते को अपनाना चाहता है। हर जगह कुछ कठिनाइयां हैं, हर जगह कुछ लाभ है। सर अगर पॉलिटिकल बायस इन एडमिनिस्ट्रेशन को रिजॉल्व करने के लिए हम इसको पर्सनालिटी ना सोचकर सिस्टमैटिक सोचें कि मींस सिस्टम में अगर कुछ चेंजेस कर दी जाए, जैसे कि सजेस्ट किया जाता है कि रिगार्डिंग ट्रांसफर्स, तो डिमांड आती है कि कुछ पोजीशन पे सिक्योरिटी ऑफ टेनर अगर दे दिया जाए तो आई थिंक हमारे ब्यूरोक्रेट्स बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के इम्पार्शली काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। देखिए मैंने तो इसको लिखित में भी लिखा भी है इसके बारे में। क्रिटिकल पोजीशंस पे चयन यूपीएससी जैसी संस्था द्वारा होना चाहिए और एक टेन्योर दिया जाना चाहिए क्रिटिकल पोजीशंस पे। जैसे आप ज़्यादातर पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स ले लीजिए जी, अब वो पोस्ट रिटायरमेंट की वजह से ब्यूरोक्रेट का एटीट्यूड चेंज होने लगता है रिटायरमेंट के पास आके। तो मान लीजिए यही चयन अगर एक पैनल यूपीएससी सेलेक्ट करे या यूपीएससी जैसी संस्था जो कि इंडिपेंडेंट संस्था है, तो वो ही विल नॉट बी बिहोल्डन टू अ politician. He will not apply for that post to a politician. It will be a proper selection for that. And then security of tenure.
मेरे विचार से सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर बहुत महत्वपूर्ण है सिविल सर्वेंट के लिए। क्रिटिकल पोजीशंस पे स्पेशली सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होना बहुत आवश्यक है। अगर वो उसको ये लगा रहेगा ट्रांसफर हो जाएगा तो फिर वो दबाव तो बनता ही है उसके ऊपर। सिलेक्शन सही हो, सिलेक्शन भी सही में इंपॉर्टेंट है, खाली सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं, सिलेक्शन प्रॉपर हो थ्रू एन एजेंसी विच इज एपॉलिटिकल एंड वो टेन्योर हो, ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण। ये आप पोस्ट रिटायरमेंट के लिए बात कर रहे हैं? इवन विद इन द सर्विस, विद इन जैसे आप देख लीजिए डीजीपी पोस्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा जी, क्यों कहना पड़ा भाई सुप्रीम कोर्ट को? ये तो इंस्टीट्यूशनली होना चाहिए। एग्जैक्टली। इसी तरह चीफ सेक्रेटरी का इंस्टीट्यूशनली होना चाहिए। तो अगर सिलेक्शन और टेन्योर ये दो हो जाएं तो ये आसान होगा उस सिविल सर्वेंट के लिए कि वो ऑब्जेक्टिवली अपना काम कर सके। आज की तारीख में भी कर रहे हैं बहुत सारे जी, आज की व्यवस्था में भी, लेकिन जैसा आपने सही कहा वो व्यक्तिगत है। जी, व्यक्तियों से हट के अब हमें इसके इंस्टीट्यूशनली सोचना पड़ेगा। जी, और मैं स्पष्ट हूँ इस बारे में कि एक तो सिलेक्शन प्रोसेस और दूसरा जैसे हर स्टेट में एक बोर्ड होता है जो कि चयनित करता है, लेकिन वो औपचारिकता बन गई है बोर्ड। इस तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एसीसी है, वो भी एक औपचारिकता बन गई है जी, निर्णय पहले हो जाता है फाइल पे, उसके बाद सब कार्यक्रम होता है। तो इससे तो काम नहीं चलेगा, इसका इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट करना पड़ेगा। जितनी क्रिटिकल पोस्ट हैं उनमें पोस्ट करने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, इट शुड बी इंस्टीट्यूशनल। जैसे सर हम कम्युनल राइट्स पे फोकस कर रहे हैं तो यहाँ पर हैंडल करने के लिए डीएम, एसपी, एसएसपी, यहाँ पर कमिश्नरेट है तो रेस्पेक्टिव ऑफिसर, क्या उस लेवल पर भी आप सिक्योर टेन्योर को होना एडवाइस चाहिए, करते हैं? बिल्कुल वहाँ पर भी होना वहाँ चाहिए। भी होना चाहिए। सिक्योर टेन्योर होगा तो वो ऐसा नहीं कि पूरा परिवर्तन हो जाएगा, जी, लेकिन इंस्टीट्यूशनली ही विल बी स्लाइटली मोर एम्पावर्ड और ही विल बी इन अ पोजीशन टू टेक डिसीजंस व्हिच ही शुड टेक। हाउएवर लेट मी टेल यू, नो ऑफिसर कैन यूज दिस एज एन एक्सक्यूज कि क्योंकि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है इसलिए हम नहीं कर रहे। हमने किसी सीट पर अपना कब्जा करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। हमें जहां भी काम दिया जाए हमें वो काम करना है। तो फ्रॉम एन ऑफिसर पॉइंट ऑफ व्यू आई विल नॉट यूज एज एन एक्सक्यूज, बट इंस्टीट्यूशनली इट वुड बी बेटर इफ देयर इज अ प्रॉपर सिलेक्शन एंड देयर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। सर लास्ट में आपसे पूछना चाहेंगे, बाबरी मस्जिद के बाद इंडियन पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हैं और फ्यूचर में कम्युनल पॉलिटिक्स पर आपकी क्या कमेंट है? देखिए, बाबरी मस्जिद के बाद तो पूरा माहौल ही बदल गया। काफ़ी दिन तक वो माहौल बदला रहा, लेकिन फॉर्चुनेटली इस देश की महानता है कि उसके होने के बावजूद ये कंट्री एक सेटल की एक हारमोनियस एग्जिस्टेंस पे, क्योंकि बहुत लोग उस समय सोचते थे कि इसका मालूम नहीं रिपरकशन क्या होगा। कुछ दिन रहा, लेकिन उसके बाद देश भर में सेटल हुआ। Everyone came to grips with the situation, came to adjust to the situation, and I think it normalized pretty faster than what anyone would have thought. So I don't think it had such an impact as some would have felt. It was a crazy incident, but the impact, of course, immediately there was a huge impact, but over a period of time it settled down. What is happening now is very different. I mean, in a sense, what is happening now is using certain state institutions to drive a wedge that exists in a society. देखिए, हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं, कोई ऐसी सोसाइटी ना डिफरेंस नहीं जी। मेरा ये मानना है कि समाज का ये कार्य होना चाहिए कि उन डिफरेंसेस को उनको ब्रिज करे, उनको फर्दर डिवाइड ना करे। अगर वो फर्दर डिवाइड करते हैं तो इट इज डेंजरस फॉर द सोसाइटी। दिस इज समथिंग विच इज अलार्मिंग, बिकॉज अगर हमारे यहाँ वरिष्ठ लोग जाके ये कहें कि गोली मारो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, तो वो उचित नहीं है मेरे विचार से। इसका मतलब ये है कि आप उस डिफरेंस को फर्दर डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि प्रशासन, समाज का ये कर्तव्य है कि उसको वो पाटे। अब वो पूरा पटेगा या नहीं पटेगा नहीं कह सकते कि पूरा वेज खत्म हो जाए, लेकिन प्रयास ये होना चाहिए कि वो डिफरेंसेस हम कम करें। हम उन डिफरेंसेस का उपयोग अपना पॉलिटिक्स के लिए अगर करेंगे तो डिफरेंसेस और बढ़ेंगे। ये एक गंभीर विषय है। और आई थिंक ये हम इस तरीके से देख सकते हैं कि 140 करोड़ की जनता में अगर कुछ लोग एक पर्टिकुलर जगह पर कम्युनल राइट में शामिल हुए या फिर वो कोई ऐसा एजेंडा ड्राइव भी करते हैं, सो दे डोंट रिप्रेजेंट इंडिया, जबकि उनकी वो एक्टिविटी इंटरनेशनल मीडिया भी कवर करती है और वो प्रोजेक्ट होती है, पेंट होती है इमेज ऑफ इंडिया। See, it all depends on what is the reaction of the people who are observers.
एग्जैक्टली देखिए वहाँ एक्टिविटी हो रही है जी। कुछ लोग कर रहे हैं, जी। ऑब्जर्वर्स क्या करना है? अगर ऑब्जर्वर्स उसमें वाहवाही लूटने लगे तब प्रॉब्लम है, तब प्रॉब्लम, प्रशासन उसमें वाहवाही लूटने लगे तब प्रॉब्लम है, पॉलिटिशियन उसमें वाहवाही लूटने लगे और अपना उस अंगीठी में अपना कुछ रोटी बनाने लगे, रोटी सेकने लगे, तब प्रॉब्लम है। देखिए हर जगह इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। प्रश्न यह है कि जो उसके मैनेजर्स हैं, जो ऑब्जर्वर्स हैं, उनका क्या रिएक्शन है। एग्जैक्टली What is disturbing is that some of us are trying to exploit that for our political ends. यस, That दैट्स द प्रॉब्लम, is a serious concern. बिकॉज अल्टीमेटली डेमोक्रेसी में लोग मैटर करते हैं। मींस अगर लोग इसको एज अ अपॉर्चुनिटी ना माने, इस एजेंडा में ड्राइव ना हो, तो जैसा कि आपने अभी कहा था कि पॉलिटिशियंस को तो वो करना ही होगा जो उन्हें करना है। जैसे मार्केट मॉडल ऑफ, अगर हम डेमोक्रेसी बात करें, पॉलिटिक्स से बात करें, तो कंज्यूमर तो हम हैं। अगर कंज्यूमर खुश होगा या उसके फेवर में कुछ ट्रेंड बनाएगा सोशल मीडिया पर, तो डेफिनेटली पता लगेगा पॉलिटिशियन को कि दिस थिंग इज गोइंग टू वर्क, तो देन इंस्टीट्यूशंस आर गोइंग टू बी देखिए ये यूज्ड। ऐसा होता है कि कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए जी तो अगर उसको हम आइसोलेट कर दें जी और उसको ठीक करने की कोशिश करें तो फ्लेयर अप नहीं होगा। हम उसको यूज करें, एब्यूज करें तो फ्लेयर अप करेगा, उसके रिपरकशंस होंगे। सो इंस्टेड ऑफ आइसोलेटिंग सच इंस्टेंसेस, many of us try to use for our own political ends. That's dangerous. दैट्स डेंजरस। सो थैंक यू सर फॉर दिस इंसाइटफुल डिस्कशन। और आई थिंक सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को और जो भी लोग देख रहे हैं इसको, सभी को काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिली होगी कि बीइंग अ सिविल सर्वेंट यू हैव इमेंस, यू कैन से, पावर एज वेल एज चॉइस। और जैसे कि सर ने अपनी करियर में अपनी चॉइसेस के थ्रू करके दिखाया भी है। सो डू सजेस्ट, आप टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में आप कौन से टॉपिक पर ऐसा डिस्कशन सर से चाहेंगे जिसमें हम बिहाइंड द सीन्स बात करते हैं कि एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स कैसे ये काम करती है। फिर मिलते हैं। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।